बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिशप चर्च ऑफ मुल्तान में हमारे जो माइनॉरिटीज़ कमीशन, नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन हैं जनाब चेलाराम साहब, MNA सुनीला रूथ साहिबा, हमारे मेंबर प्रोविंशियल असेंबली मोहिंदर पाल सिंह साहब, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज यहाँ मुल्तान तशरीफ़ लाए। खैर आप तो है ही मुल्तान से। चेलाराम साहब, हम आपको मुल्तान में खुशामदीद कहते हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने एक माइनॉरिटी कमीशन कायम किया है। अगर पीछे खामोशी करवा दे थोड़ी सी। इमरान खान साहब ने एक माइनॉरिटी कमीशन तश्कील दिया है और उस माइनॉरिटी कमीशन में पाकिस्तान के जितने मज़ाहिब हैं उनको नुमाइंदगी दी गई है। उसमें हिंदूज़ की नुमाइंदगी है, सिखों की नुमाइंदगी है, मुसलमानों की नुमाइंदगी है, उसमें पारसीज़ की नुमाइंदगी है, कलाश कम्युनिटी की नुमाइंदगी है, सिख कम्युनिटी की नुमाइंदगी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी है। ये कमीशन क्यों बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बहुत दिलचस्पी ली। हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई और ये कमीशन तश्कील पाया। इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं, मुस्लिम बिरादरी जो अक्सरियत है, उनके साथ इज़हार यकजहती करे और उन्हें ये एतमाद दिलवाए कि इनके हकूक़ के हम मुहाफ़िज़ हैं। ये मुल्क खुदादाद मुल्कत पाकिस्तान उतना आपका है जितना मेरा है। हमें आप पर फ़ख्र है। हमें पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी पे बेपनाह फ़ख्र है। तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में और अफवाज पाकिस्तान में आपने जो किरदार अदा किया है वो हमारी तारीख़ का एक सुनहरी बाब है। हमें अपनी हिंदू कम्युनिटी पर फ़ख्र है, जिनके पास चॉइस थी हिजरत की, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की धरती को तरजीह दी और हिंदुस्तान का रुख इन्होंने नहीं किया। हमें अपनी सिख कम्युनिटी पे फ़ख्र है और ख़ास तौर पर ये इस बात का एतराफ़ करेगी इंटरनेशनल सिख कम्युनिटी, जो तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की हुकूमत ने सिखों की जो दरीना ख्वाहिश थी करतारपुर साहब के गुरुद्वारे को वो मकाम देने की, और वो रास्ता जो था 4 किलोमीटर का, जो पिछले 7 दहाइयों से ये तय न कर पाए, वो रास्ता, वो राहदारी, वो कॉरिडोर इनके लिए खोला गया। ये एक खैर सगाली का पैगाम था। चेलाराम साहब हिंदू काउंसिल के सदर भी रहे हैं। आप एक बहुत सिंध के हिंदू घराने की बड़ी बाइज्जत शख्सियत है। आपकी पाकिस्तान की मईशत में, एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा किरदार है। वन ऑफ द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के। इन्हें इस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया और इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई कि ये सब अक़लियतों को जमा करें, उनकी मुश्किलात को सुने, समझें और सिफारिशात पेश करें। बिशप साहब ने
अपने कुछ मसाइल का जिक्र किया है। चेयरमैन साहब ने खुद सुना, नोट किया और ये मरासला भी इनको मिल गया। मुझे यकीन है कि ये इस पर गौर फरमाएंगे और एक जामे पॉलिसी बनाने में रहनुमाई फरमाएंगे हुकूमत की, और जो सिफारिशात इनका कमीशन मुरत्तब करेगा, हुकूमत पाकिस्तान उन सिफारिशात को अहमियत देगी। आज बिशप साहब ने कहा कि ये चर्च 1848 में कायम हुआ और आपने इसका तारीखी हवाला भी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एक पाकिस्तानी मुसलमान के ये फ़ख्र है कि ये चर्च हमारा आबाद है और हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। काश हिंदुस्तान के मुसलमान ये कह सकते कि 400-450 साल पुरानी बाबरी मस्जिद महफूज है या नहीं। आपने देखा कि इस वक्त बीजेपी सरकार ने उस तारीखी मस्जिद को शहीद किया, और न सिर्फ शहीद किया, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट खामोश तमाशाई रहा और उसने हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। इंडिपेंडेंट प्रेस की बात की जाती है, हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंट प्रेस का बहुत बड़ा हिस्सा आरएसएस के सामने घुटने टेक गया, आवाज बुलंद नहीं की, माइनॉरिटी के हकूक की बात नहीं की। हिंदुस्तान में मुसलमान एक माइनॉरिटी हैं, उनके हकूक हैं, उन हकूक को पामाल किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए अक़लियतों के साथ, ख़ास तौर पे मुस्लिम अक़लियत के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। आज एनआरसी के बलबोते बहुत से बंगाली अपने हक से महरूम हो गए हैं, और बांग्लादेश की हुकूमत को भी आज एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत हिंदुस्तान की कुर्बत भी हासिल की, लेकिन वो बंगालियों के इस हक को, उसका दिफा न कर सके। आज नेपाल से आज उनकी एक फैसला आ रहा है, और काठमांडू से भी आवाज़ें आ रही हैं कि हिंदुस्तान ने हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है, मकबूजा कश्मीर की बात करता है, चीन लद्दाख की बात करता है, और नेपाल काला पानी की बात करता है। ये है चेहरा दुनिया को दिखाने का भारत का असली चेहरा, और ये है चेहरा पाकिस्तान का। आप एक तरफ हो जाना भैया, क्या हो गया, एक तरफ हो जाए। और दुनिया को दिखाने का ये है चेहरा कि पाकिस्तान ने, जानते हुए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, हमारी हुकूमत ने एक हिंदू को, एक बाइज्जत हिंदू को इस कमीशन का चेयरमैन नामजद किया, और इनके जरिए पाकिस्तान की जितनी हिंदू कम्युनिटी है, जो बिलखसूस सूबा सिंध में उसकी वाज़ेह अक्सरियत है हिंदू कम्युनिटी की, मतलब है विद इन माइनॉरिटीज़, उनको एक पैगाम दिया है कि आप अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं होंगे इंशाअल्लाह। आपके मंदिर महफूज हैं,
آپ کے گرجا گھر محفوظ ہیں, آپ کے گردوارے محفوظ ہیں, ہماری بابری مسجد محفوظ نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر میں آج سری نگر کی جامع مسجد پر تالا لگا ہے, عید کی نماز کی اجازت نہیں دی گئی. دلی میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے میں ہے. میں گجرات کی بات چلو پرانی ہو گئی, دلی کی بات تو تازہ ہے, ابھی ہوئی ہے. ہندوستان کے اندر کروڑوں لوگ ہیں, کرسچنز, پارسی, سکھ اور لوور کاسٹ ہندو جس کو دالت کہتے ہیں, وہ آج عدم تحفظ کا شکار ہیں, کیونکہ یہ آر ایس ایس ہندوتوا سوچ کی جو سرکار ہے اس کے عزائم دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئے ہیں. جہاں وہ اپنا رخ دکھا رہے ہیں تعصب کا, وہاں پاکستان محبت کا درس دے رہا ہے. کرتارپور صاحب اس کی زندہ مثال ہے, اس کی زندہ مثال ہے. ہم نے وہاں سابق وزیر اعظم ہندوستان منموہن سنگھ کو خوش آمدید کہا. میں نے خود بارڈر پہ جا کے ان کو ریسیو کیا ایز فارن منسٹر آف پاکستان. میں نے ان کا استقبال کیا, عزت سے ان کو لے کر آئے اور عزت سے انہیں رخصت کیا. یہ عین سنت محمدی کے عین مطابق ہے. اس سنت پر عمل پیرا کرتے ہوئے ہم نے اس کا مظاہرہ کیا ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ ہندوستان کی حکومت, جو مجھے امید نہیں ہے اس سرکار سے باہر نہ ہو, مطالبہ کرتا ہوں کہ ہندوستان کی اقلیتوں کا تحفظ کرنا آپ کے فرائض میں شامل ہے. میری بات کو اہمیت نہ دیجیے, اپنے آئین کو پڑھ کے دیکھیے آپ کا آئین کیا کہتا ہے. آپ اپنے آئین کی پاسداری کیجیے. انشاءاللہ ہم آئین پاکستان کی پاسداری کرنے کے لیے نکلے ہیں, اور آئین پاکستان کہتا ہے پاکستان کی اقلیتیں وہی حقوق رکھتی ہیں جو پاکستان کی مسلم اکثریت رکھتی ہے. قانون کی نگاہ میں یہ برابر ہیں, اور اگر ان کے خلاف کوئی امتیازی سلوک برتا جاتا ہے تو یہ کمیشن قائم ہے. یہ کمیشن نشاندہی کرے, یہ سفارشات پیش کرے, اور انشاءاللہ جو قانون اور آئین کے مطابق ان کی سفارشات ہوں گی ہم دیانتداری سے ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے. یہی تھا آج کا پیغام. اور آپ کا ایم این اے صاحبہ, ایم پی اے صاحب, بشپ صاحب, چیئرمین صاحب, میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک سوال ہے. بشپ صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے تحفظات نہیں ہیں, ہمیں یہاں کوئی لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بھی کبھی مسلمانوں کے لیے دیکھیں بات سنیں, سوری آئی ول ناٹ الاؤ دیٹ, یہ مناسب نہیں ہے. ہم یہاں انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کرنے آئے ہیں, تفریق پیدا کرنے نہیں آئے. سر یہ فرمائیے, مقبوضہ کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر سمیت ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر عالمی برادری خاموش تماشائی کیوں ہے؟ خاص طور پر یونائٹڈ نیشن ایسے لگتا ہے جیسے بلائنڈ ہو گیا. کیا کہیں گے وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے؟ دیکھیے یونائٹڈ نیشنز کو یقیناً اپنا رول پلے کرنا چاہیے. عید سے ایک روز پہلے میری اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی, اور میں نے انہیں جو زمینی حقائق ہیں آج کے مقبوضہ کشمیر کے ان کی خدمت میں پیش کیے. جو ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے, جو کووڈ-19 کے باوجود ان پر پابندیاں عائد ہیں, ان کی میں نے نشاندہی کی. میں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر کو خط لکھا, آج کے اخبارات میں اس کی تشریح ہے, اس کی وضاحت کی گئی ہے, اور اس پہ آپ پڑھ لیجئے, جو نقطے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں.
निशानदेही करने का मकसद यही था कि उनको बावर कराया जाए कि ये ज़्यादती हो रही है और इसका नोटिस लेना चाहिए। इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, आप ह्यूमन राइट्स बॉडी के मेंबर हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, हम समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स को पामाल किया जा रहा है। हमने जनीवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में मैं खुद गया और मेरे बाद डॉक्टर शिरीन मज़ारी साहिबा भी तशरीफ़ ले गई और हमने पूरी शदोमत से जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं मकबूजा कश्मीर में उन्हें उजागर किया। मैं तवक्को करता हूँ कि उन मरासलों को सामने रखते हुए, हमारी जनीवा की गुफ्तगू को सामने रखते हुए, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर जो हैं मिशेल बैशले, वो अपनी नई रिपोर्ट जो हम तवक्को कर रहे हैं 2020 में आनी चाहिए, वो रिपोर्ट पब्लिश करेंगी और हक़ाइक़ लोगों के सामने लेकर आएंगी। सर, कोरोना वायरस की वजह से दुबई में बहुत सारे पाकिस्तानी बेरोजगार हो चुके हैं और इंतजार में है कि कब अपने वतन वापस जाएं, तो ये अमल जो है वतन वापसी का कब मुकम्मल होगा और उनके बारे में क्या प्लान है? कोई जॉब? बात तो ये है कि कोरोना वायरस से जो मुतासिर हैं लोग, वो तो पूरी दुनिया मुतासिर है। पाकिस्तानी मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, आपने सवाल कर लिया, जवाब ले लेना। बेटा एक मिनट ठहर जाएं, इसको रहने दें, बात कर लेते हैं। कोरोना वायरस से सारी दुनिया मुतासिर है, यकीनन पाकिस्तानी भी मुतासिर है, दुबई में है, सऊदी अरेबिया में है और ममालिक में है। उनको वापस लाने की हमारी जस्तजू है, कोशिश शुरू है। हज़ारों को हम ला चुके हैं, हज़ारों को, और हज़ार अभी हैं जिन्होंने वापस आना है। हमारी तरफ से रुकावट नहीं है, सूबाई हुकूमतों का तावन दरकार है। मैं आज वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से और वज़ीर आला बलूचिस्तान से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि कल का इजलास है जिसकी सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब करेंगे और वो सारे वज़राए आला उसमें मौजूद होंगे, बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, बशमूल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। हम चाहते हैं कि सेल्फ क्वारंटीन की इजाज़त दी जाए ताकि वो पाकिस्तानी जो बाहर स्ट्रैंडेड हैं उनको हम तेज़ी से वापस ला सकें। बहुत से लोगों के वीज़े ख़त्म हो चुके हैं, हम उनके वीज़ों की एक्सटेंशन की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, उनकी जेब में पैसा नहीं है। बहुत से लोग हैं जो तंग कमरों में 8-8, 10-10 पाकिस्तानी रह रहे हैं और कोरोना का जो ह्यूमन कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिशन होता है वो उस ख़तरे में है, उन्हें महफूज किया जाए। वफाकी हुकूमत जब तक सूबाई हुकूमतें तावन नहीं करेंगी ये मुमकिन नहीं है। हमने कोशिश करके इस्लामाबाद के बाद लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, कराची के एयरपोर्ट्स को खुलवाया। हम उनके शुक्रगुजार हैं पंजाब सूबाई हुकूमतों के, उन्होंने मेहरबानी फरमाई। लेकिन आज भी वो अपनी कैपेसिटी में इजाफा करें ताकि हम ज़्यादा पाकिस्तानियों को जल्द अज जल्द वापस ला सकें। देखिए, बजट आ रहा है, इस वक्त जो माली मुश्किलात हैं वो आपके सामने हैं। पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो कोरोना का जो एक मनफी इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबल इकॉनमी पर, वो पाकिस्तान पे भी यकीनन हुआ है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गिरी हैं, हमारी जो रेमिटेंसेस हैं वो गिरी हैं, हमारे जो बाहर लोगों के रोज़गार के मौके थे वो सुकड़े हैं। यकीनन हमारे बजट पे भी उसका बोझ पड़ेगा। हमारी हुकूमत की कोशिश है कि हम इन माली मुश्किलात को सामने रखते हुए जो इस मुल्क का मुतवस्सित और गुर्बत की लकीर के नीचे रहने वाला तबका है उनके लिए जो रियायत
हम दे सकते हैं, हमें देनी चाहिए। हमने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 1 करोड़ 20 लाख कुंभों को 144 अरब रुपया शफाफ तरीके से तकसीम किया। हमने वज़ीर आज़म ने अपने पोर्टल के ज़रिए दरख्वास्तें तलब की हैं उन बेरोज़गारों की जो कोरोना की वजह से बेरोज़गार हुए हैं, ताकि उनको भी कैश असिस्टेंस दी जा सके। और हम बजट में भी कोशिश कर रहे हैं, बजट से पहले भी कोशिश की और बजट में भी कोशिश करेंगे कि जो रिलीफ हो सकता है, लोगों पे बोझ में इजाफा ना हो। पेट्रोल की कीमत कम की, डीजल की कीमत कम की, जो बिजली के बिल हैं उनको मौखर किया, उनको स्टैगर किया, और इंशाल्लाह मज़ीद पैकेजेस दिए, कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया। एग्रीकल्चर के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पैकेज आए तो कि इकॉनमी को जिसे कहते हैं ना स्टिमुलस दिया। 1.2 ट्रिलियन रुपीस का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्टिमुलस इकनॉमिक पैकेज दिया। तो इंशाल्लाह बजट में भी जो वसाइल इजाज़त देंगे हतुल वसा कोशिश करेंगे। इनके बात जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई से क्यों गुरेजा है? क्यों उसमें पहली बात मैं समझ गया। पहली बात, हुकूमत गुरेजान नहीं है। ये पहली हुकूमत है जिसने कमीशन की रिपोर्टों को दबाया नहीं है। पाकिस्तान में रिपोर्टों को दबाने की आदत थी। ये पहली हुकूमत है जिसने रिपोर्ट को पब्लिक किया है। पहली हुकूमत है जिसने इम्तियाजी सलूक नहीं बरता कि मेरा है ये तेरा है। जो उसकी जद में आया है हकायक को सामने कौम के रखा है। फोरेंसिक सुन तो लो ना मेरे भाई, फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होगा, कोई पीटीआई नून पीपीपी इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। जो जिम्मेदार है वो जवाबदेह है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एफबीआर हरकत में आएगा, आपका भला एफआईए हरकत में आएगी, और जितने हुकूमती इदारे हैं जिनकी कलूजन की वजह से पाकिस्तान के आम शहरी को महंगी चीनी मिली और पाकिस्तान के काश्तकार को कम निर्ख मिला, वो हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा। अब इनके पहले इनके सवाल करें। जी सर, चीन और भारत आमने सामने लद्दाख के हवाले से सीपैक क्या मुतासिर करने की ये साजिश है भारत में, क्या दोनों एडमिट हो? पहली बात मैं अर्ज कर दूं, सीपैक इंशाल्लाह महफूज है। भारत को पसंद हो या न हो, किसी और मुल्क को पसंद हो न हो, पाकिस्तानी कौम का इस पर इत्तफाक है कि सीपैक एक गेम चेंजर है। हमने इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाना है। इस पे एक नेशनल कंसेंसस है। हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे हुकूमत है या अपोजिशन है, इस पर मुत्तफिक है। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक लद्दाख का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने जानते हुए कि वो एक मुतनाज़ा इलाका है, उन्होंने वहाँ गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस का आगाज़ किया। उनका एक 2022 का प्लान है। उस प्लान के ज़रिए उनने वहाँ सड़कें और एयर स्ट्रिप्स बनाने का एक मंसूबा बनाया है, जिस पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीन ने उन्हें बारहा कहा है कि आइए बैठकर गुफ्त व शुनीद से जो हमारे मैकेनिज़म्स इन प्लेस हैं, उन मैकेनिज़म्स को बरूए कार लाते हुए मसले को हल करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने चालाकी से वहाँ काम करने की कोशिश की, एक्सपोज हो गए, पकड़े गए, दुर्गत बनी, और अब खामोशी से दुम दबा के बैठ गए। सर, जैसे जैसे शहबाज शरीफ का केस घेरा तंग होता जा रहा है, वैसे वैसे आपके अपोजिशन लीडर जो सिंध में हैं वो उनके खिलाफ घेरा तंग करते जा रहे हैं। तो क्या अगर सदियों से अपोजिशन लीडर का किरदार खत्म हो गया तो मुस्बत तरीके से कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी? आप घबराएं नहीं, इंशाल्लाह किरदार खत्म नहीं होता, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह। 300 यूनिट्स पर दिया गया, 300 यूनिट्स का रिलीफ दिया गया जी, जो वाटा की तरफ से रिलीफ, गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ जो दिया गया 300 यूनिट्स उसके ऊपर जो है वो बिल देकर कितना % तबका है जो उसके नीचे आता है?
एक सेकंड, टोटल बिजली का कंज्यूमर है ना, उसका कितना परसेंटेज उस कैटेगरी में आता है? बताएं ना मुझे, परसेंटेज बताएं कितनी है? तकरीबन 20% है जो 300 पे आता है, बाकी यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप अपने आदाद और शुमार चेक कीजिए। मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स इन दैट कैटेगरी। मेजॉरिटी। भाईजान जरा थोड़ी तहकीक कर लें, आप तहकीक कर लें, आप फिगर्स आपके सामने आ जाएंगे, वार्ता से पूछ लें। सर, कोरोना वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई हम एंग ही नहीं आ रही इस पर कि यकजा होकर इसका मुकाबला किया जाए। इस पर भी हुकूमत हम आज भी नहीं, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हमारा इरादा नहीं है। ऑपोजिशन ने तकाजा किया कि कोरोना पर असेंबली का इजलास बुलाया जाए। मैंने खुद वज़ीर आज़म की खिदमत में गुजारिश की और हमने इजलास बुलाया, और इजलास में हमने कहा कि 2.5 महीने 2 महीने आपने हुकूमती पॉलिसी जो तनकीद करनी थी आपने की है, आप कीजिए, वो आपका हक है। अपोजिशन का काम है तनकीद करना, कोई बात नहीं, हमें हौसला है सुनने का, आप ज़रूर तनकीद कीजिए, लेकिन 2.5 महीने की तनकीद के बाद कोई तजवीज़ भी पेश कीजिए। तो आपने एक भाईजान सवाल तो मुकम्मल होने दिया करो यार, कहाँ से ताल्लुक है आपका? हाँ? मुल्तान से तो है, किस रॉयल से? तो रॉयल हाथ जरा काम कर दे रहे यार, हाथ हौला कर दे भाईजान। अच्छा, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमने कहा कि तनकीद तो आपने कर दी, कोई तजवीज़ भी दे दो ना, तजवीज़ दें, तनकीद ज़रूर करें। वो टॉक शोज मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज़ करें अगर आपको उससे तसल्ली होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज़ करें अगर आपको उससे तसल्ली होती है, रोज़ आप तनकीद करें, लेकिन असेंबली में खड़े के कोई तजवीज़ तो लाएं। एक तजवीज़ नहीं लेकर आए, एक तजवीज़। हमने उनके साथ हमने फोरम्स बनाए हैं, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का फोरम है, उसमें सबको नुमाइंदगी दी गई है। पीपल्स पार्टी उसमें है, नून लीग उसमें है, पीटीआई उसमें है, सब इदारे उसमें हैं। एनसीओसी का फोरम बनाया है, सब चीफ सेक्रेटरीज वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके सूबों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपके पास तजवीज़ है, आप लेकर आएँ। वज़ीर आज़म हर आपकी जायज़ तजवीज़ को अहमियत देंगे, लेकिन सिर्फ आप तनकीद ना खेलें ना, तजवीज़ भी खेलें। ये बताइएगा कि अब तक जो क्रेडिट जा रहे हैं, मोटरवे हो गया, आईटी धमाके हो गया, अब सीपैक का भी कहते हैं क्रेडिट इनको जाते हैं, ये क्रेडिट कब खत्म हो, किस तरह खत्म होगा? हर कोई कहता है यार क्रेडिट हमें जाए। यार देखिए, वो सियासत है भैया, वो हर कोई करता है। पहली बात ये है, एटमी धक्का, अभी आपने यौम तकबीर मनाया 28 तारीख को, पूरी कौम को मुबारक हो। तारीख इस बात की गवाह है, पाकिस्तान अगर एटमी कुव्वत बना है तो उसमें एक फर्द का हाथ नहीं है, उसमें फैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था, और यहाँ मुल्तान में किया था, मेरे मामू के घर पे, मुल्तान में वाइट हाउस में मेरे मामू के घर पे फैसला हुआ था पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का। जो डॉक्टर कदीर खान साहब हयात हैं उनसे पूछ लीजिए, मुल्तान को ये शर्फ हासिल है, यहाँ ये फैसला हुआ था। भुट्टो साहब के बाद और हुकूमतें भी आईं, हर हुकूमत ने उसको आगे बढ़ाया, हर हुकूमत ने। ज़ियाउल हक साहब आए, जुनेजो साहब आए, नवाज शरीफ साहब आए, जितनी हुकूमतें भी आईं उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। अफवाज पाकिस्तान ने उसकी हिफाजत की, और सब ने मिलकर ये कामयाबी हासिल की। क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट पूरी कौम को जाता है, पाकिस्तान के साइंसदानों को जाता है, अफवाज पाकिस्तान को जाता है। थैंक यू।